सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। शायर और शायरी में मैं सुदर्शन फाकिर साहब की यादें और उनकी शायरी आप सबके साथ साझा करने के लिए हाजिर हुए यहाँ राजपाल एंड सन्स के इस कोरोना चर्चा के लाइव मंच पर। तो सबसे पहले शुक्रिया मीरा जौहरी जी का, प्रणव जौहरी जी का, जिन्होंने मुझे अपने पसंदीदा शायर के बारे में बात करने का मौका दिया। उस शायर के बारे में बात करने का जो अपने वक्त का तो महबूब शायर था ही, आने वाला वक्त भी इसकी गजलों, नज्मों, गीतों को हमेशा गुनगुनाएगा। कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया। इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहां हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह। बेगम अख्तर, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, मोहम्मद रफी की गाई ये गजलें, नज्म किसने नहीं सुनी होगी और आज भी कौन नहीं सुनता होगा। या फिर फिल्म दुरिया का भूपेंद्र सिंह की आवाज का वो गाना, आवाज में वो गाना कि जिंदगी मेरे घर आना जिंदगी, वो भी किसे याद नहीं होगा। सुनने वालों से सुना है कि बेगम अख्तर, फाकिर साहब उन्हें अपनी दूसरी माँ कहते थे। तो वो जब उनकी गजल गाती थी तो महफिल में एक जादू सा तारी हो जाता था। जगजीत सिंह के कंसर्ट का तो मैं खुद गवाह हूँ। दरअसल जगजीत जी ने अपने आखिरी एल्बम इंतहा में मेरी भी एक गजल शामिल की थी, कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है। तो मुंबई में अपने कंसर्ट में बुलाया था उन्होंने। वहां जब जगजीत सिंह ने फाकिर साहब की नज्म, मशहूर नज्म बल्कि मैं कहूँ, अमर नज्म कहूँ, जितनी भी उसके साथ विशेषण लगाया जाए, मतलब वो कमाल की नज्म है। तो जगजीत सिंह ने फाकिर साहब की नज्म ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, जब पढ़ना शुरू किया उन्होंने और ये लाइन शुरू की, जैसे ही पूरा ऑडिटोरियम, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा और देर तक गूंजता रहा, देर तक गूंजता रहा। तो जगजीत सिंह और सुदर्शन फाकिर की जोड़ी का ऐसा जादू था। लेकिन खुद फाकिर साहब तालियों से, तारीफों से, महफिलों से दूर ही रहते थे अक्सर। वो अपने एकांत में शब्दों की दुनिया में, अपनी दुनिया में गुम रहते थे। और वो चाहते थे कि लोग उनके बारे में नहीं, उनकी शायरी के बारे में जाने। शायद इसीलिए शोहरत की जिस बुलंदी पर उनकी रचनाएं पहुंची, उनकी तुलना में उनको कम लोगों ने ही जाना। कह सकते हैं आपकी बहुत गुमनाम था वो इतना मशहूर शायर। वजहें बहुत सारी थी, प्यार करना नहीं आता था, और लेकिन एक वजह ये भी थी कि वो खुद बहुत लापरवाह भी थे। एक बार मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी शायरी के बारे में जाने तो अपना दीवान क्यों नहीं छपवाते आप। तो
जवाब में एक शेर पढ़ दिया था उन्होंने कि हाय मसरूफियात दुनिया की, मौत आती है टाल देता हूँ। तो अब उनके इंतकाल के 11 साल बाद 18 फरवरी 2008 में डेथ हुई उनकी। तो 11 साल बाद पिछले साल 2019 में राजपाल एंड सन्स ने सुदर्शन फाकिर की गजलों, नज्मों, गीतों, शेरों का एक संकलन, खूबसूरत संकलन प्रकाशित किया है कागज की कश्ती नाम से। ये मैं आपको उसका एक कवर ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अभी मेरे पास किंडल पे है, तो इस वक्त तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से छापा है। तो फाकिर साहब एहसास के शायर थे, मोहब्बत के शायर थे, जिंदगी के शायर थे। उनके अशार में सिर्फ रूमानियत ही नहीं थी, और जाम और पैमाना ही नहीं थे, हाशिए पर छूट गया आदमी का दर्द भी है उसमें, उस शायरी में, और समाज में मौजूद विसंगतियों की चिंता भी है। तो कहने की जरूरत नहीं कि ये संग्रह कागज की कश्ती जो राजपाल एंड सन्स ने छापा है वो कितना जरूरी है। तो इस किताब से कुछ गजलें और नज़्में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले फाकिर साहब का जो इंटरव्यू किया था मैंने, और जिसकी वजह से राजपाल एंड सन्स ने मुझे ये मौका दिया है, मीरा जौहरी जी ने मौका दिया है, उस इंटरव्यू और जिसका अंश इस किताब में भी शामिल है, एक अंश, अ, उसका किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ, जो दिलचस्प भी है, और मुझे लगता है कि फाकिर साहब की शख्सियत को समझने में थोड़ी हेल्प भी करेगा। तो वो किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। बात दरअसल उन दिनों की है, आज से 25, 26, 27 साल पहले की बात है। तो उन दिनों की, जब मैं टाइम्स समूह की पत्रिका धर्मयुग में उप संपादक था। 1990 में मैंने धर्मयुग में बतौर उप संपादक ज्वाइन किया था। उन दिनों मुंबई में हिंदी पत्रकारिता का अच्छा खासा माहौल था, और प्रेस क्लब में अक्सर शाम को पत्रकारों की महफिल जमती थी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी कथाकार हरीश पाठक जनसत्ता से सबरंग निकालते थे, कथाकार धीरेन्द्र अस्थाना, और बहुत सारे पत्रकार, हम सब शाम को इकट्ठा होते थे। तो ऐसी एक शाम थी, और बारिशों का मौसम था। तो अचानक बारिश शुरू हो गई, और वहां पे बैठे हुए एक पत्रकार दोस्त ने अचानक ही ये शेर पढ़ दिया कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। तो पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैंने बेसाख्ता पूछ लिया कि जानते हैं ये किसका शेर है? तो उन्होंने नाम सही बताया। उन्होंने कहा कि हाँ, सुदर्शन फाकिर। लेकिन साथ में ये भी पूछा कि वो पाकिस्तान में रहते हैं ना? तो जब मैंने बताया कि फाकिर साहब हिंदुस्तान में, बम्बई में, जो मुंबई है, मुंबई में सांताक्रूज ईस्ट में गोलीबार रोड के राज गेस्ट हाउस में रहते हैं, तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे कि इतना बड़ा शहर और गेस्ट हाउस में। तो इसलिए मैंने कहा कि एक मशहूर शायर गुमनाम जो मैंने बात कही, तो सब लोग हैरान रह गए थे। तो उसी समय ये मैंने तय किया कि एक फाकिर साहब का एक लंबा इंटरव्यू किया जाए, और थोड़ा सा जो है वो उनके बारे में लोगों को ताकि पता चले। तो दूसरे दिन शाम को मैं राज गेस्ट हाउस पहुंच गया, और जैसी कि आशंका थी, कमरे में ताला लगा हुआ था। फाकिर साहब से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, जब आप चाहें तो। उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होते थे वो। तो मैंने भी इंतजार करने का फैसला किया, और करीब 1 घंटे बाद, कुछ रात के 9, साढ़े 9 बज रहे होंगे, और फाकिर साहब आते हुए दिखे।
शर्ट पैंट, मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते थे और बिखरे बाल, और दाएं हाथ की कलाई में एक छोटा सा चमड़े का बैग उनके फंसा रहता था। तो ये पहचान थी उनकी। तो आए वो, हम लोग एक दो बार पहले मिल चुके थे, तो जानते थे। तो आए तो अ, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो बड़ी अजनबी सी और अजीब सी नजरों से देखा उन्होंने। एक नजर नजर बदल गई एकदम की। और फिर वो बिना कुछ कहे एक नजर डाली उन्होंने, एक, और बिना कुछ कहे कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मैंने भी कोशिश नहीं छोड़ी। तो मिलता जाता रहा वहां, कहता रहा और बैठता रहा। तो बहरहाल तो एक शाम फिर उन्होंने कहा कि मुस्कुरा कर कि आइए, और इस तरह मुझे उनकी ख्वाबगाह में दाखिल होने का मौका मिल गया। फाकिर साहब गेस्ट हाउस के जिस कमरे में रहते थे, और बहुत साल रहे वहां वो, उस कमरे को ख्वाबगाह कहते थे। शायद इसलिए क्योंकि कमरे से लगी एक बालकनी थी जो दोनों तरफ से खुली हुई थी, और सामने घने पेड़ थे काफी सारे, और पेड़ों से दोपहर और दिन दिन में छनकर धूप और चिड़ियों की चहचहाहट कमरे में आती रहती थी। तो ख्वाबगाह कहते थे उसको। लेकिन अंदर से वो कमरा वैसा ही था जैसा कि एक शायर का हो सकता है। बिखरी किताबें, पत्रिकाएं और बाकी चीजें। लेकिन लेकिन एक बात नोट की मैंने कमरे में, कि कोने में रखे सेंट्रल टेबल, एक टेबल थी, और उस पर दवाइयां, और वो भी ढेर सारी दवाइयां एकदम करीने से रखी हुई थी, और बहुत टेबल बहुत साफ साफ थी, साफ सुथरी एकदम, और बहुत करीने से रखी हुई थी, एकदम अलग अलग, जैसे जैसे डॉक्टर्स रखते हैं कि जब किसी को कोई दवाई देनी हो तो ढूंढनी ना पड़े। तो उस तरह से रखी हुई थी। तो बाद में उन्होंने बताया था कि मेरे पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो वो तो नहीं बना पाए, लेकिन बीमारियों ने मुझे डॉक्टर बना दिया। सो उस समय उन्हें शायद जितना मुझे याद आ रहा है कि सांस की और पेट की कुछ प्रॉब्लम थी। तो और उसी वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि आप बम्बई में मत रहिए, बम्बई में बहुत शोर है और धुआं है और प्रदूषण है, तो आप बम्बई आपके लिए ठीक नहीं है, बम्बई में मत रहिए। लेकिन वो बाकायदा, और ये बात डॉक्टर्स ने कही थी जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो कुछ 5-6 साल पहले कही थी। तो 5-6 साल से बम्बई में रह भी रहे थे और बाकायदा रह रहे थे। तो ये थोड़े जिद्दी भी थे वो। तो तो मैं उनकी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया था। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि अपने कुछ शेर सुनाओ पहले। सो मैंने उनको बताया था इम्प्रेस करने के लिए कि पत्रकार हूँ, शायरी भी करता हूँ, शायर भी हूँ। तो अब लेकिन अब यहाँ इम्तिहान जैसा फील था कि पहले कुछ तुम इस लायक हो कि नहीं मेरा इंटरव्यू करने का। तो डरते डरते मैंने अपनी गजल के कुछ शेर सुनाए, और सुनने के बाद वो फिर मुस्कुराए और बोले कि पूछिए। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अगर एक शेर में मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो ये शेर सुन लीजिए और बस हो जाएगा आपका इंटरव्यू। और उन्होंने शेर सुनाया कि वक्त को मैंने और मुझे वक्त ने बर्बाद किया। तो मैंने कहा कि नहीं, एक शेर से तो काम नहीं चलेगा, अ, तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने बात करनी शुरू की, और उसके बाद जब बात करनी शुरू की, बातचीत शुरू हुई, तो वो सिलसिला फिर कितनी शामों, कितनी रातों तक चला, आज मुझे ये ठीक-ठीक याद नहीं है। लेकिन उसके बाद दोस्त बन गए थे फाकिर साहब। और
दोस्त बनने के बाद फिर हम कभी बात करते थे, कभी ऐसे ही मिलते थे, कभी तो इस दौरान उन्होंने बचपन की शरारतें, जवानी की कहानियाँ, मुंबई की नाकामियाँ, मेहरबानियाँ, सब कुछ शेयर किया था उन्होंने। और उन सब के बारे में लिखने के लिए एक पूरी किताब लिखनी होगी फ़ाक़िर साहब पे। और वैसे भी बहुत कमाल की ज़िंदगी जी उन्होंने, और बहुत एक भरी-पूरी ज़िंदगी थी, जिसमें तो आप कह सकते हैं कि धूप-छाँव से भरी एक पूरी ज़िंदगी थी उनकी, जिसका सफ़र 1-2 इंटरव्यूज़ में और समेटा भी कैसे जा सकता है। तो एक लिखनी चाहिए। अब देखिए, तो मीरा जी से कहूँगा, कोई गुज़ारिश करूँगा कि ऐसा सोचें इस दिशा में। अ, तो लेकिन एक वाक़या मैं और सुनाना चाहूँगा। अ, मुझे लगता है कि वो भी बहुत दिलचस्प वाक़या है। और अगेन एक फ़ाज़िल साहब की शख्सियत का एक पहलू सामने आता है कि कितने सीधे थे वो। तो जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि दूरियाँ फ़िल्म का गाना कि ज़िंदगी मेरे घर आना, तो तो उसके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्मों में गाने लिखे उन्होंने, बहुत मशहूर भी हुए। और ऐसी एक फ़िल्म है यलगार। अ, और इस फ़िल्म का एक गाना एल एल एल्गार का कि आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, ज़रा देर लगेगी, संजय दत्त और नगमा पे फ़िल्माया गया था। बहुत आज भी बहुत सुना जाता है। लेकिन ये फ़िल्म फ़ाक़िर साहब को कैसे मिली? ये भी एक दिलचस्प मामला है कि उन दिनों जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का नया एल्बम रिलीज़ हुआ था, समवन समवेयर, और बहुत ही अच्छा एल्बम था और बहुत अच्छी। उसमें उस एल्बम में फ़ाक़िर साहब की ये गज़ल है कहना चाहिए कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। तो ज़िंदगी को करीब से देखो, ज़िंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। तो एक रात की बात है, फ़िरोज़ ख़ान साहब अपनी कार में बैठे ये कैसेट सुन रहे थे, और शाहाना तबीयत के आदमी थे ख़ान साहब। तो अक्सर जब मूड होता था, तो कार में बार सजाकर सड़कों पर निकल जाते थे। तो उस रात भी वो इस तरह से निकले हुए थे, और कैसेट लगा हुआ था, और नया-नया आया था जगजीत सिंह, चित्रा सिंह का एल्बम ये। और जब ये गज़ल सुनी उन्होंने, आदमी आदमी को क्या देगा, तो सुबह 4 बजे तक उनकी कार आवारा भटकती रही बम्बई की सड़कों पर, और ये गज़ल जो है वो बंद शीशों के अंदर लूप में बजती रही। और खान साहब कहते रहे, वाह वाह वाह। और आप सोचिए कि 4 बजे तक सुनते रहे, और वो दीवाने हो गए थे, मतलब गजल के भी और फाकिर साहब के भी, पता किया उन्होंने। तो उसी रात फिरोज खान साहब ने तय कर लिया था कि यलगार के गाने तो इसी गजल का शायर लिखेगा। तो उसी सुबह 7 बजे राज गेस्ट हाउस में फाकिर साहब के नाम का फोन आया। अ, अब सोचिए कि 7 बजे फाकिर साहब की दिनचर्या का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ आप सबको कि फाकिर साहब की दिनचर्या थोड़ी अलग थी। अलग उन्होंने बना रखी थी जानबूझकर। एक तो गेस्ट हाउस में रहते थे वो, तो सुबह-सुबह गेस्ट हाउस में आप समझिए कि माहौल क्या होगा कि बम्बई जैसी जगह में जो भाग-दौड़ वाला जो शहर है, तो सुबह मतलब कितना chaos मचता होगा।
तो फाकिर साहब ने कहा कि ये सब, तो वो क्या करते थे कि वो 11 बजे सो के उठते थे, कि मतलब तब तक सुबह की जितनी भी भाग-दौड़ है और जितना केओस है सब खत्म हो जाए, और वो सोते रहते थे। तो 11 बजे उठते थे वो सो के, फिर आराम से, तब तक पूरा गेस्ट हाउस खाली हो चुका होता था। फिर वो आराम से अपना सारे नित्य कर्म करते हुए और फिर अ, सुकून से 3 बजे लंच करते थे। लंच करके फिर सो जाते थे, और फिर शाम को कुछ 7 बजे तक सोते थे वो। 7 साढ़े 7 बजे फिर तैयार-वैयार होकर फिर वहीं पास में बहुत अच्छे शायर हैं हस्ती मत हस्ती जी, हमारे दोस्त हैं हम सबके। उनकी एक दुकान थी ज्वेलरी की, अभी भी है। तो उनकी दुकान पे पहुँच जाते थे वो। वहाँ पे भी लेकिन वहाँ वो हस्ती जी का प्यार था, और हस्ती जी वो भी उनको प्यार करते थे, वो हस्ती जी को करते थे, तो वो उसके लिए जाते थे, और एकदम कोने में अपना बैठ के आराम सुकून से ऑब्जर्व करते रहते थे चीज़ों को। तो वहाँ ऐसे ही बैठते थे, वो किसी से बात-वात नहीं करते थे वहाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद वहाँ से उठ के आते थे, और अ, गेस्ट हाउस में आते थे 10 साढ़े 10 बजे, और उसके बाद 10 साढ़े 10 के आसपास फिर हल्का-हल्का सुरूर शुरू होता था, और वो फिर अपनी रदीफ काफ़ियों के संसार को आबाद करते थे। तो और उसके बाद फिर गज़लें और वो दुनिया। तो मतलब ये पूरा एक दिनचर्या थी उनकी। तो सोचिए कि ऐसे माहौल में सुबह 7 बजे जब फ़ोन आया, तो खुद फ़ाक़िर साहब ने बताया था कि इतनी सुबह फ़ोन आने से वो डर गए थे एकदम। उनको लगा कि इतनी सुबह आने वाला फ़ोन या तो बीवी का होगा या तो पुलिस का होगा। इतनी सुबह मतलब सोचो फ़ाक़िर साहब को तो वो डर गए थे एकदम। बहरहाल वो उन्होंने फ़ोन लिया, और पता चला कि वो फ़िरोज़ खान साहब के ऑफ़िस से फ़ोन था वो। तो 4 बजे फ़िरोज़ खान साहब ने सुन सुन के फिर गए होंगे, और उन्होंने अपने असिस्टेंट्स वग़ैरह से कहा होगा कि भैया सुबह-सुबह लग जाओ इस आदमी को ढूँढने में, इस शायर को। आदमी आदमी को क्या देगा जिसने लिखा है। तो अ, तो उसके बाद फिर फ़ाक़िर साहब ने एल्गार में गाने लिखे, जिसका ज़िक्र किया मैंने। और उसके बाद फिर फ़िरोज़ खान साहब से ऐसी ट्यूनिंग हुई उनकी, कि जब फ़िरोज़ खान ने अपने बेटे फ़रदीन खान को लॉन्च करने के लिए फ़िल्म बनाई, प्रेम अगन, तो उस फ़िल्म के गाने ही नहीं, बल्कि संवाद भी सुदर्शन फ़ाक़िर साहब ने ही लिखे। तो इस तरह का एक कुछ यादें मैंने आपके साथ शेयर की। तो जैसा मैंने कहा, किस्से बहुत हैं, और मुझे लगता है कि अ, इसमें वक़्त, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा आपसे शेयर करना चाहिए। तो अब जो है फ़ाक़िर साहब की कुछ ग़ज़लें और नज़्में सुनाता हूँ। उनकी किताब जो मैंने जिसका ज़िक्र किया मैंने, कागज़ की कश्ती से, जो राजपाल एंड सन्स ने छापी है। तो उससे मैं आपको कुछ अपनी पसंदीदा, सुनी तो सारी ग़ज़लें सबने सुनी ही होंगी, और मुझे लगता है कि अ, अ, सबका शुक्रिया। मैं इस तरफ कमेंट ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ, और थोड़ा तो प्रभात रंजन जी नमस्कार, हरीश पाठक जी हैं नमस्कार, सबको नमस्कार, धीरेन्द्र स्थाना जी हैं, सबको नमस्कार। तो तो अब फ़ाक़िर साहब की ग़ज़लें कुछ अ अ, नज़्में सुनाते हैं। तो सबसे पहले मैं वो ग़ज़ल सुनाता हूँ जो जिसका ज़िक्र मैंने शुरू में किया, कि और एक एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि
एक बड़ी अच्छी बात है जो ये किताब छापी है राजपाल एंड सन्स ने, जो किताब ये छापी कागज की कश्ती, उसमें एक अच्छी बात है कि इन्होंने हर गजल और नज्म के साथ उससे जुड़ी हुई यादें भी साझा की हैं। तो इससे और रोचक हो जाता है मामला। हालांकि मुझे लगता है कि हर गजल की रचना प्रक्रिया और लेकिन कुछ घटनाएं साथ में हैं, तो इससे बेहतर एक उस गजल का एक माहौल बन जाता है और आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो तो ये गजल सुनाता हूँ जो बेगम अख्तर साहब ने मलिका गजल थी जिन्होंने गाया था, कि और इसका जिक्र मैंने अभी शुरू में किया था। कि कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया, कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया, और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया। पहले कहते थे वो चुप क्यों हो, जरा लब खोलो। पहले कहते थे वो चुप क्यों हो, जरा लब खोलो। अब वो कहते हैं कि अब वो कहते हैं शिकायत ने दिल तोड़ दिया। पहले कहते थे वो चुप क्यों हो, जरा लब खोलो। अब वो कहते हैं शिकायत ने दिल तोड़ दिया। वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे, आ जाएंगे। वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे, आ जाएंगे। ऐसे मोहमिल से ख्यालात ने दिल तोड़ दिया। तो मोहमिल यानी कि बेवजह। तो ऐसे मोहमिल से ख्यालात ने दिल तोड़ दिया। और यूं तो कहने को मुलाकात हुई थी उनसे, यूं तो कहने को मुलाकात हुई थी उनसे। क्या मुलाकात थी, हर बात ने दिल तोड़ दिया। क्या मुलाकात थी, हर बात ने दिल तोड़ दिया। और हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। मेरा मेरा पसंदीदा शेर है, तो वो मैंने जिक्र भी किया कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। वो भी आलम था कि हर रात हंसी होती थी। वो भी आलम था कि हर रात हंसी होती थी। ये भी आलम है कि हर रात ने दिल तोड़ दिया। वो भी आलम था कि हर रात हंसी होती थी। ये भी आलम है कि हर रात ने दिल तोड़ दिया। और दिल तो रोता रहे और आंख से आंसू न बहे। दिल तो देखिए क्या बात है, और क्या अंदाज, और कितनी सादगी से कहते थे फाकिर साहब बातें, कि दिल तो रोता रहे और आंख से आंसू न बहे। इश्क की ऐसी रवायात ने दिल तोड़ दिया। और आपको प्यार है मुझसे कि नहीं है मुझसे। आपको प्यार है मुझसे कि नहीं है मुझसे। ऐसे बेकार सवालात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया, और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया। एक गजल और है, इसको भी बेगम साहिबा, बेगम अख्तर ने गाया था, कि इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया। ये भी सबने सुनी होगी, मैं सिर्फ सुनाना चाह रहा हूँ, मेरी पसंदीदा है कि इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। और आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब। उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। कि आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब। उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया। और उनसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था। उनसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था। तंगिए वक्ते मुलाकात ने रोने न दिया। और रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें।
देखिए मेरा पसंदीदा शेर है ये कि रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया। और एक दो रोज का सदमा हो तो रो लें फाकिर, एक दो रोज का सदमा हो तो रो लें फाकिर, हमको हर रोज के सदमात ने रोने न दिया। इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। और एक एक गजल मैं सुनाना चाहता हूँ। और जी काफी हाँ काफी बहरहाल तो एक गजल देखिए सुनिए आप। क्वारंटीन क्वारंटीन के इन दिनों में और जब हम घरों में हैं और मुझे मालूम है कि काफी लोगों की शामें जो है खाली हैं और जाम खाली है। तो जो एक फीलिंग है उसको देखिए फाकिर साहब ने कितने साल पहले फील किया था। वो सुनिए, ये बहुत अच्छी सी गजल है कि हमसे ये जिंदगी न कटेगी पिए बगैर, हमसे ये जिंदगी न कटेगी पिए बगैर, गम का कोई पहाड़ लगेगी पिए बगैर। हमसे ये जिंदगी न कटेगी पिए बगैर, गम का कोई पहाड़ लगेगी पिए बगैर। महसूस होगा जैसे मुसीबत ही आ पड़ी, महसूस होगा जैसे मुसीबत ही आ पड़ी, बारिश बड़ी अजीब लगेगी पिए बगैर। तो महसूस होगा जैसे मुसीबत ही आ पड़ी, बारिश बड़ी अजीब लगेगी पिए बगैर। अपने घरों में बैठ के रोएंगे रात भर। देखिए शेर देखिए कि अपने घरों में बैठ के, जो मुझे लगता है कि ये एक वक्त है, इससे निकल जाएंगे हम सब, कि अपने घरों में बैठ के रोएंगे रात भर, महफिल न दोस्तों की सजेगी पिए बगैर। कि अपने घरों में बैठ के रोएंगे रात भर, महफिल न दोस्तों की सजेगी पिए बगैर। और मेरे बदन की आग तो दरिया बुझा गए, कि मेरे बदन की आग तो दरिया बुझा गए, दिल की ये आग बुझ न सकेगी पिए बगैर। दिल की ये आग बुझ न सकेगी पिए बगैर। और शेर देखिए, गालिब की हो गजल कि कोई शेर मीर का, गालिब की हो गजल कि कोई शेर मीर का, अच्छी न कोई बात लगेगी पिए बगैर। गालिब की हो गजल कि कोई शेर मीर का, अच्छी न कोई बात लगेगी पिए बगैर। और कितनी भी कोशिशों से सजा लो इसे मगर, कि कितनी भी कोशिशों से सजा लो इसे मगर, जन्नत न ये जमीन बनेगी पिए बगैर। कितनी भी कोशिशों से सजा लो इसे मगर, जन्नत न ये जमीन बनेगी पिए बगैर। अब जाहिर सी बात है कि शायरी में जो कहा जा रहा है उसके पीछे, तो बहरहाल एक एक माहौल को हल्का करने के लिए इस तरह से बात की कि हमसे ये जिंदगी न कटेगी पिए बगैर, गम का कोई पहाड़ लगेगी पिए बगैर। और अब मैं ये गजल, हाँ देखिए ये गजल जैसा मैंने कहा कि सिर्फ रोमानियत और वैसी बात नहीं थी उनकी शायरी में। उनकी शायरी में
दर्द भी था और जमाने के मसाइल भी थे। तो एक देखिए एक गजल है कि उनकी कि ये जगजीत ने गाई हुई है जगजीत सिंह जी ने, कि आज के दौर में ये ऐ दोस्त ये मंजर क्यों है, आज के दौर में ऐ दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। आज के दौर में ऐ दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। और जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। और अपना अंजाम तो मालूम है सबको फिर भी, अपना अंजाम तो मालूम है सबको फिर भी, अपनी नजरों में हर इंसान सिकंदर क्यों है। अपना अंजाम तो मालूम है सबको फिर भी, अपनी नजरों में हर इंसान सिकंदर क्यों है। और जिंदगी जीने के काबिल ही नहीं अब फाकिर, जिंदगी जीने के काबिल ही नहीं अब फाकिर, वरना हर आंख में अश्कों का समंदर क्यों है, वरना हर आंख में अश्कों का समंदर क्यों है। एक और गजल मैं सुनाता हूँ, एक और गजल है। मुझे जो अ, अ, पंकज गौरव, तो बहरहाल तो मुझे जो समझ में आ रही हूँ पसंद है गजलें, वो मैं पढ़ रहा हूँ। कि ये गजल देखिए फाकिर साहब की, कि मैंने हरगिज ये न सोचा था मगर याद आया, मैंने हरगिज ये न सोचा था मगर याद आया, देख कर धूप सफर में मुझे घर याद आया। और खानकाहों में जो सर कटते हुए देखा था, खानकाह मतलब कत्लगाह जो है, खानकाहों में जो सर कटते हुए देखा था, सर ये सजदे में झुकाया तो वो सर याद आया, सर ये सजदे में झुकाया तो वो सर याद आया। और मैं तो सहरा में चला जाऊं मगर क्या होगा, कि मैं तो सहरा में चला जाऊं मगर क्या होगा, मुझको चेहरा किसी लैला का अगर याद आया। कि मैं तो सहरा में चला जाऊं मगर क्या होगा, मुझको चेहरा किसी लैला का अगर याद आया। और तेरी यादों का हर एक जख्म था भरने के करीब। तेरी तेरी यादों का हर एक जख्म था भरने के करीब, हाय किस वक्त तेरा वक्त सफर याद आया। तेरी यादों का हर एक जख्म था भरने के करीब, हाय किस वक्त तेरा वक्त सफर याद आया। और पास मंजिल के पहुंचकर भी पलट आऊंगा, कि पास मंजिल के पहुंचकर भी पलट आऊंगा, मेरा कातिल मुझे भूले से अगर याद आया। पास मंजिल के पहुंचकर भी पलट आऊंगा, मेरा कातिल मुझे भूले से अगर याद आया। और भी ये गजलें, एक गजल जो मैंने जिक्र किया जिसका, मैं यलगार फिरोज खान साहब ने, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। वो भी मेरी भी पसंदीदा गजल है वो, कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही
मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। और जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। और हमसे पूछो दोस्ती का सिला, हमसे पूछो दोस्ती का सिला, दुश्मनों का भी दिल हिला देगा। और इश्क का जहर पी लिया फाकिर, इश्क का जहर पी लिया फाकिर, अब मसीहा भी क्या दवा देगा। इश्क का जहर पी लिया फाकिर, अब मसीहा भी क्या दवा देगा। ये भी जगजीत ने गाई, तो जाहिर सी बात है कि सारी गजलें इनकी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने न गाई हो, सारी गजलें गाई हैं और सारी गजलें मशहूर हैं। और एक गजल और जो मुझे लग रहा है कि सुननी चाहिए कि ये है किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। इस गजल को लिखने के पीछे एक घटना है जो इस किताब में दी गई है, तो मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ। जो लोग किताब पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं। मैं सिर्फ गजल पढ़ता हूँ कि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो जिंदा हूं अभी। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूं अभी। और मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। और जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, अब कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, अब कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। और चलती राहों में यूं ही आंख लगी है फाकिर, चलती राहों में यूं ही आंख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। चलती राहों में यूं ही आंख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूं अभी। और मुझे लगता है कि अब एक दो नज्म पढ़ ली जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कौन सी पढ़ी जाए, और क्योंकि सारी अब मुझे तो सारी पसंद है और सारी मशहूर भी हैं और सारी हैं, तो अ, अ, मैं एक उनकी नज्म जो एक गजल, उसके पहले एक गजल और सुनाता हूँ कि कि हमसे ये, हाँ, ये एक गजल और जो कि मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो। ये चित्रा सिंह ने गाई गाई हुई है कि मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो। और नाखुदा को खुदा कहा है तो फिर
क्या देखिए बात क्या है, बहुत मुझे ये शेर बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अंदाज़ से बात कही उन्होंने कि नाखुदा को खुदा कहा है तो फिर, आज के माहौल में भी ये शेर देखिए आप, कि नाखुदा को खुदा कहा है तो फिर डूब जाओ, खुदा खुदा न करो। कि नाखुदा को खुदा कहा है तो फिर डूब जाओ, खुदा खुदा न करो। ये सिखाया है दोस्ती ने हमें, ये सिखाया है दोस्ती ने हमें, दोस्त बनकर कभी वफा न करो। ये सिखाया है दोस्ती ने हमें, दोस्त बनकर दोस्त बनकर कभी वफा न करो। और इश्क है इश्क, ये मजाक नहीं, इश्क है इश्क, ये मजाक नहीं, चंद लम्हों में फैसला न करो। इश्क है इश्क, ये मजाक नहीं, चंद लम्हों में फैसला न करो। आशिकी हो कि बंदगी फाकिर, आशिकी हो कि बंदगी फाकिर, बेदिली से तो इब्तिदा न करो। आशिकी हो कि बंदगी फाकिर, बेदिली से तो इब्तिदा न करो। मेरे दुख की कोई दवा न करो, मुझको मुझसे अभी जुदा न करो। और मुझे लगता है कि एक जो है वो एक नज्म पढ़ ली जाए और उसके बाद फिर विदा लिया जाए कि नज्म, हाँ लेकिन एक नज्म से पहले जो मुझे बहुत पसंद है गजल, और जिसको मैं जब भी वक्त मिलता है सुनता हूँ, तो वो गजल भी एक सुनाता हूँ आपको। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की पसंद होगी, है ये गजल। और मुझे बेइंतहा पसंद है, तो माफ कीजिएगा, मैं अपनी पसंद एक तरह से थोप रहा हूँ, तो बट सुनिए कि फाकिर साहब की की गजलें हैं। तो और इसका मैंने जिक्र किया था शुरू में, कि शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। और ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेके आ गया। ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेके आ गया। शेर देखिए कि नश्तर है मेरे हाथ में, कांधों पे मैं कदा, नश्तर है मेरे हाथ में, कांधों पे मैं कदा, लो मैं इलाजे दर्द जिगर लेके आया। और फाकिर सनम कदे में ना आता मैं लौट कर, फाकिर सनम कदे में ना आता मैं लौट कर, एक जख्म भर गया था इधर लेके आ गया, एक जख्म भर गया था इधर लेके आ गया। शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। और अब एक नज्म इनके सुनते हैं। और मुझे लगता है कि ये कागज की कश्ती, और उसको तो न सुनाया जाओ तो सबको याद है। तो लेकिन एक उसको शायद कम, उसको वो भी बहुत मशहूर है। एक उसी तरह का एक उसी माहौल की एक नज्म उन्होंने लिखी थी, जिसको कि वो मैं सुनाता हूँ कि
जिसको कि उसको वो भी उसी माहौल पे है, मतलब अपने उसको याद करते हुए उन्होंने जो किया था कि खोजना भी तो अभी थोड़ा सा माफ कीजिएगा एक्चुअली। तो ये नज्म जो है वो मुझे लगता है कि इसको सुनाने के बाद फिर चंदन दास ने इसको हाँ जी देखिए मिल गई इसको, सॉरी राजेंद्र मेहता और नीना मेहता ने गाया था, ये भी बहुत मशहूर गजल है। तो इसमें भी वो गांव और उसकी बातें हैं। तो ये नज्म सुना के फिर मैं विदा लूंगा आप सबसे। तो सुनाते जाइए नहीं, वक्त का भी मामला है, और फागिर साहब की शायरी तो ऐसी है कि आप सुनते जाएं सुनाते जाएं, और एक तो वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये नज्म मैं कागज की कश्ती नहीं जानबूझ के सुना रहा हूँ, उसको तो लाइन लाइन सबको याद है, तो फिर लेकिन ये उसी मफहूम की जिसको हम कह सकते हैं कि इसको राजेंद्र मेहता नीना मेहता ने गाया था। ये भी काफी मशहूर है, और ये भी बहुत पसंदीदा नज्म है। तो कि एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, छांव में आशियां था एक छोटा मकान। बहुत फागिर साहब, मैं बताऊं आपको कि फागिर साहब से जितनी मेरी मुलाकातें हुई यहाँ बम्बई में, तो वो बहुत मिस करते थे अपना बचपन और गांव की जो जो चीजें थी वो। और अ, बहुत उनके उनके फादर बड़े डॉक्टर थे और काफी मशहूर डॉक्टर थे अपने समय के। तो तो इनका जो बचपन था वो बहुत शानदार तरीके से था। तो इनके ये ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में इनका मन भी लगता नहीं था, तो ये अपना बागीचों में और गलियों में और खेलते थे। तो वो जो विम जो सारे वो हैं उनके, उसको बड़ा अच्छे से वो, और बीच में बहुत मिस करते थे। वो बार बार बात बोलते थे कि यार मुझे और भी लिखना है इस तरह की नज़में। तो बहरहाल, तो ये नज्म कि एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, छांव में आशियां था एक छोटा मकान था, छोड़कर गांव को उस घनी छांव को, शहर के हो गए हैं भीड़ में खो गए हैं। कि छोड़कर गांव को उस घनी छांव को, शहर, ये मैंने इसलिए पढ़ा कि हम जिस माहौल में हैं उस पे मैं उस माहौल की तो कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीजें हैं, जिस तरह के की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कि छोड़कर गांव को उस घनी छांव को, शहर के हो गए हैं भीड़ में खो गए हैं। वो नदी का किनारा जिस पर बचपन गुजारा, वो नदी का किनारा जिस पर बचपन गुजारा, वो लड़कपन दीवाना रोज पनघट पर जाना, वो लड़कपन दीवाना रोज पनघट पर जाना, क्या वो थी जवानी, बन गए हम कहानी। छोड़कर गांव को उस घनी छांव को, शहर के हो गए हैं भीड़ में खो गए हैं। इतने गहरे थे रिश्ते, लोग थे या फरिश्ते, इतने गहरे थे रिश्ते, लोग थे या फरिश्ते, एक टुकड़ा जमी थी अपनी जन्नत वहीं थी। एक इतने गहरे थे रिश्ते, लोग थे या फरिश्ते, एक टुकड़ा जमी थी अपनी जन्नत
वही थी, हाय ये बदनसीबी, नाम जिसका गरीबी। हाय ये बदनसीबी, नाम जिसका गरीबी, छोड़कर गांव को, उस घनी छांव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, छांव में आशियां था, एक छोटा मकान था। ये तो परदेश ठहरा, देश फिर देश ठहरा। ये तो परदेश ठहरा, देश फिर देश ठहरा। हादसों की थी बस्ती, कोई मेला न मस्ती। हादसों की थी बस्ती, कोई मेला न मस्ती। क्या यहाँ जिंदगी है, हर कोई अजनबी है। क्या क्या यहाँ जिंदगी है, हर कोई अजनबी है। छोड़कर गांव को, उस घनी छांव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, छांव में आशियां था, एक छोटा मकान था। तो मुझे लगता है कि और अब आखिर में एक शेर सुनाकर उनका फाके साहब का एक शेर सुनाकर मैं आप सबसे विदा लूंगा कि एक भिखारिन से ये पूछा किसी रक्कासा ने, नाचने वाले ने, एक भिखारिन से ये पूछा किसी रक्कासा ने, जिंदगी हमने जो पाई है वो आखिर क्या है। ये मुझे भी जब हम लोग बैठते थे तो वो अक्सर सुनाते थे ये शेर। तो कि एक भिखारिन से ये पूछा किसी रक्कासा ने, जिंदगी हमने जो पाई है वो आखिर क्या है। तब भिखारिन ने कहा, जाओ कि बस रक्स करो। तब भिखारिन ने कहा, जाओ कि बस रक्स करो। जिंदगी क्या है, अरे तुमने ये क्या पूछा। जिंदगी क्या है, अरे तुमने ये क्या पूछा। इसको नजदीक से देखो तो भिखारिन सी लगे। इसको नजदीक से देखो तो भिखारिन सी लगे, और अगर दूर से देखो तो ये रक्कासा है। इसको नजदीक से देखो तो भिखारिन सी लगे, और अगर दूर से देखो तो ये रक्कासा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो लोग, मैं बहुत बात नहीं कर पाया, और जितने भी लोग शामिल हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया एक बार फिर राजपाल एंड सन्स का, मीरा जौहरी जी का, प्रणव जौहरी जी का, इन्होंने सुदर्शन फाकिर के बारे में बात करने का और उनकी उनकी गजलें, उनकी नज़में, उनके शेर सुनाने का मौका दिया। नमस्कार बहुत बहुत।